डीएचएच के एक स्टैब्लिश्ड आर्टिस्ट ने ये बात कही। डीएचएच में जो नेगेटिविटी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सिर्फ रैपर्स पर ही नहीं डाल सकते हैं। डीएचएच आर्टिस्ट इस तरह के स्टेटमेंट को पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं करते हैं। डीएचएच में हमेशा हिप हॉप एज एन आर्ट फॉर्म देखा गया है। तो क्या चाल दगड़ियों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वी आर ज्वाल ब्रदर्स। हाय, आई एम प्रत्युष ज्वाल एंड दिस इज अक्षित ज्वाल एंड यू वाचिंग हिप हॉप रिएक्टर रेडियो। हे गाइस, व्हाट्स अप, क्या हाल चाल है आपके। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग मस्त होंगे, अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे एंड हिप हॉप रिएक्टर रेडियो के साथ जबरदस्त होंगे। सो गाइस, डू यू थिंक दैट डीएचएच बीफ रियल होती है या इनके पीछे की कहानी कुछ और ही है? हैशटैग जनता वांट्स टू नो। इस रैप बीफ में कुछ रियलिटी है भी या सिर्फ व्यूज और हाइप के लिए ये सब किया जाता है? हैशटैग DHH wants to know। और क्या रैप बीफ से दोनों आर्टिस्ट को फायदा होता है या नहीं? चलिए फिर गड़े मुर्दे उखाड़े जाएं और शुरू किया जाए। हाँ, तो आ गए आप लोग, हम भी पधार गए हैं और आज हम आपके सामने लेके आए हैं एक ज्वलनशील मुद्दा। देसी हिप हॉप में डिस और बीफ कल्चर एक फायदे का सौदा है या है नुकसान? हैशटैग DHH wants to know। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अरे बीफ की नहीं, वीडियो की। बीफ और डिस हमेशा से ही हिप हॉप का एक प्रोमिनेंट पार्ट रहे हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि वेयर इट ऑल स्टार्टेड। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि जैसे जैसे हिप हॉप अमेरिका में एज अ कल्चर बढ़ता गया, साथ साथ आर्टिस्ट के बीच में बीफ के भी काफ़ी किस्से होने स्टार्ट हो गए। वहाँ जितने भी स्टार्टिंग हिप हॉप आर्टिस्ट थे, मोस्ट ऑफ देम वो इन गैंग्स एंड देन दे ट्रांजिशन देमसेल्फ इन हिप हॉप इंडस्ट्री। तो गैंग कल्चर वो लोग हिप हॉप इंडस्ट्री में भी लेके आए और कहीं ना कहीं वो उनकी बीफ में भी दिखाई देता था। कुछ बीफ तो इतनी सीरियस हुई कि कई रैपर्स को इन बीफ वॉर्स में अपनी जान तक गंवानी पड़ी। फॉर एग्जाम्पल टूपाक, प्रूफ, बिगी, दे ऑल डाइड इन हिप हॉप गैंग वॉर्स। जहां अमेरिका में बीफ कल्चर 2000 तक अपने पीक पर था, तो वहीं डीएचएच भी कैसे पीछे रह सकता था। तो डीएचएच की पहली बीफ जो कि बदमाश और हनी सिंह के बीच में हुई थी, और बदमाश ने हनी सिंह को डिस करते हुए एक ट्रैक निकाला, हु द एफ इज हनी सिंह एंड बादशाह। दिस इज द फर्स्ट नोन बीफ इन देसी हिप हॉप सीन। डीएचएच की अभी तक की जो सबसे बड़ी बीफ हुई है वो हुई है एमिवे बंटाई और रफ्तार के बीच में, जिसकी शुरुआत हुई थी इस लाइन से। और हमारे सीन का हाल तो समझता है, रैपर्स पैसा कमा पा रहे हैं। बी ऑनेस्ट विद मी, अंडरग्राउंड एमईवे जो है वो अपनी तरफ से सब लगा हुआ है, कर रहा है, बट ही इज नॉट अर्निंग राइट नाउ, व्हिच देन इन फ्यूचर टर्न इनटू टू लेबल वॉर, बंटाई रिकॉर्ड वर्सेस कलमकार। इसका इंपैक्ट ये पड़ा कि व्यूअर्स को एज वेल एज अदर रैपर्स को ये लगने लगा कि डिस और बीफ इज एन इजी रूट टू फेम एंड सक्सेस। और ये कुछ हद तक ठीक भी था, क्योंकि इससे व्यूज और सब्स आ रहे थे, जिसकी वजह से डिस और ज्यादा बढ़ने लगे। ये नॉर्मलाइज होने लगा और हर दूसरा आर्टिस्ट अपने ट्रैक में किसी ना किसी आर्टिस्ट पर शॉट ले ही लेता था। एग्जाम्पल, लोका वर्सेस कलमकार, एक्सी वर्सेस कर्मा, टीम इवोल्यूशन वर्सेस ग्राइंड म्यूजिक। इन सब में एक जो पॉजिटिव बात निकल के आई वो थी कि रैपर्स को नेम, फेम, ऑडियंस, सब, व्यूज ज्यादा जल्दी मिलने लगे, जिसकी वजह से वो कंट्री वाइड फेमस होने लगे। अनदर पॉजिटिव पॉइंट ये था कि बीफ की वजह से दो आर्टिस्टों के बीच का कंपटीशन बढ़ चुका था एंड दे वर ट्राइंग टू ब्रिंग आउट देयर बेस्ट वर्जन इन द फॉर्म ऑफ देयर लिरिसिज्म। अगर अब दूसरे पहलू की बात करें तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट भी है, और वो ये है कि व्यूअर्स के सामने एक गलत पिक्चर पोर्ट्रे हो रही है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द बीफ सीम्स नॉट टू बी रियल एंड मोर फॉर जस्ट काउंट एंड व्यूज। इसी चीज का बहुत बड़ा इंपैक्ट आर्टिस्ट की इमेज पर भी पड़ता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर आर्टिस्ट एक ही डिस वाली इमेज में बनकर रह जाता है और व्यूअर्स को भी उसकी वही इमेज पसंद आती है। दे एक्सपेक्ट हिम टू डिलीवर मोर डिस ट्रैक। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है एमिवे बंटाई। If we go through his last album wholeheartedly, it didn't get that much viewership as compared to his diss track. अगर हम उनका स्टिल नंबर 1 की ही बात करें तो वो ट्रैक अभी 19 मिलियन पर है, और ऐसे ही उनके सारे डिस ट्रैक की व्यूअरशिप है। पर wholeheartedly एल्बम का कोई भी ट्रैक उस व्यूअरशिप को टच भी नहीं कर पाया है। So we can reach to the conclusion that his viewers like him in a certain image only. Because of all this, new rappers try to repeat his success mantra and a chain reaction started. डीएचएच में ज्यादातर जो बीफ हुई हैं उनमें कोई प्रोमिनेंट रीजन नहीं दिखता है जिसकी वजह से बीफ स्टार्ट हुई हो, और किसी भी रैपर की ईगो इतनी छोटी नहीं हो सकती कि नॉर्मल सी बात पर बीफ की जाए और डिस ट्रैक बनाया जाए। इसीलिए डीएचएच बीफ पर्सनल साउंड नहीं करती हैं। इसका होने का रीजन सिर्फ
कहीं ना कहीं एक ही बात को दर्शाता है कि दोनों में से एक आर्टिस्ट फेम, नेम, सब और व्यूज के लिए बीफ कंट्रोवर्सी स्टार्ट करता है। फॉर एग्जांपल बादशाह वर्सेस सीधे मौत। बादशाह और 47 का एक कोलैब ट्रैक में बादशाह ने कहा 47 ने दिल्ली संभाल रखी है, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एबीजे एनकोर ऑफ सीधे मौत गॉट offended and in return he took shots on बादशाह on the track होना ही था। इस कंट्रोवर्सी में साफ दिख रहा है कि बीफ का कोई स्ट्रॉन्ग रीजन ही नहीं था। जस्ट रैंडमली बादशाह ने एक ट्रैक में ये लाइन बोली जिसको कैजुअली इग्नोर भी किया जा सकता था। इससे हमें यह पता चल रहा है कि ओल्ड स्कूल अमेरिकन रैप में डिस तभी हुआ करते थे जब मैटर बहुत सीरियस हुआ करता था, पर डीएचएच में तो छोटे छोटे मुद्दों पर ही डिस बन रहे हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम अमेरिकन बीफ सीन में देखें तो मोस्ट ऑफ द प्रोमिनेंट बीफ्स जो हुई हैं उनमें बीफ का एक बहुत सॉलिड रीजन देखा गया है। इस बात की पुष्टि हम एक उदाहरण से करते हैं। एग्जाम्पल एमिनेम वर्सेस मशीन गन कैली एंड एमिनेम वर्सेस जा रूल। इन दोनों ही केसेस में बोथ द रैपर इंस्टेड ऑफ डिसिंग एमिनेम दे क्रॉस द लाइन एंड टुक सम नास्टी लिरिकल शॉट ऑन हिज डॉटर। दिस क्लियरली शोज कि डीएचएच में डिस ऑफ बीफ इज जस्ट अ बिजनेस मॉडल एंड नथिंग एल्स। दोस्तों एक और चीज जो हमने बहुत ज्यादा नोटिस की, ओह टॉपिक पे वापस आते हैं। जिस मुद्दे पे डिस ट्रैक बन रहे होते हैं दोनों ही आर्टिस्ट की तरफ से एक दो गाने के बाद मुद्दा खत्म हो चुका होता है, पर हिप हॉप सीन में खुद को रेलिवेंट रखने के लिए ऐसा प्रतीत होता है कि आर्टिस्ट एक ही मुद्दे को रबर की तरह खींचते चले जा रहे हैं बाय टेकिंग शॉट बैक एंड फोर्थ ऑन ईच अदर थ्रू डिस ट्रैक। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल रीसेंट टाइम में अगर हम देखें तो एमिवे बंटाई एंड कलमकार हैं। अगर इसी सिनेरियो को हम रिसेंट टाइम में अमेरिकन हिप हॉप से कंपेयर करें तो ड्रेक और कैंड्रिक की बीफ जो कि 2011 में स्टार्ट हुई थी, आज उस बीफ को 13 साल हो चुके हैं और किसी भी एक मुद्दे को रबड़ बैंड की तरह नहीं खींचा गया है। ज्यादा से ज्यादा एक दो ट्रैक बने इस मुद्दे पर, या उन्होंने अपने किसी ट्रैक पर कुछ बार्स में शॉट लिए हैं रैंडमली, और दोनों ने ही बीफ और डिस को अपने कैरियर का बेस नहीं बनाया है। मोरओवर दे आर वेरी मच फोकस्ड ऑन मेकिंग देयर ओन ट्रैक्स ऑन अदर टॉपिक्स apart from this beef. And one more important thing is that they are not stuck in a certain image of beef and diss artist. They both are doing work in various genres. एक और कंक्लूसिव पॉइंट जो हमारे जहन में आता है कि नॉन एस्टैब्लिश्ड रैपर और रैपर्स हु आर इन देयर स्टार्टिंग फेज ऑफ करियर आर टेकिंग शॉट्स ऑन ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड रैपर। सो कंट्रोवर्सी के वजह से एक हाइप क्रिएट हो और हाइप का ज्यादा फायदा नए आर्टिस्ट को जाए और एस्टैब्लिश्ड आर्टिस्ट को डिफेम किया जाए। फॉर एग्जाम्पल Bella versus Raga. In the starting days of his career, Bella made a diss track on Raga, of which the latter one didn't give any reply. और बेला ने काफी समय बाद ये खुद ही रिवील किया कि बिकॉज ड्यू टू हिज फैमिली प्रेशर ही हैड टू प्रूव हिमसेल्फ इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, सो दैट्स व्हाई ही ऑप्टेड अ शॉर्टकट बाय डिसिंग रागा। पर यह देखा गया है ऑल ओवर द हिप हॉप वर्ल्ड दैट अपकमिंग रैपर एस्टैब्लिश्ड रैपर पर शॉट लेते हैं, पर जो एस्टैब्लिश्ड रैपर होते हैं वो मोस्टली रिप्लाई नहीं करते until and unless line has been crossed. Best example is MGK versus Eminem. In an interview, Eminem clearly said that for me MGK doesn't exist. But the moment he trashed his daughter image in his track, that was the moment he decided to make a diss track on him, and that was the single track which ended the controversy as well as MGK career. ऑन द अदर हैंड डीएचएच में उल्टा ही हुआ। रफ्तार ने एमिवे को रिप्लाई किया और दैट रिप्लाई बूस्टेड एमिवेज करियर टू इट्स हाइट एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। हाँ, हम मानते हैं कि स्टार्टिंग में ये बीफ काफ़ी रियल थी, पर विद टाइम जैसे ही डिस ट्रैक की झड़ी लग गई, दोनों ही तरफ से मामला थोड़ा व्यूज, काउंट और फेम की तरफ जाता दिखाई दिया। और जैसा कि हमने इस पॉइंट की शुरुआत में ही कहा कि इसका सबसे ज़्यादा फायदा एमिवे को हुआ, जो कि उस समय फेम की तरफ बढ़ रहे थे और रफ्तार वॉज ऑलरेडी एन एस्टैब्लिश्ड आर्टिस्ट। इस बात का फ्रेश एग्जांपल हमारे सामने है एसओएस वर्सेस सीधे मौत बीफ, जिसमें एसओएस जो कि थोड़े अंडररेटेड आर्टिस्ट हैं, उन्होंने सीधे मौत पे शॉट लिए हैं, एंड एज वी ऑल नो सीधे मौत इज क्वाइट फेमस। वैसे तो बीफ काफी रियल है एंड शॉट दोनों ही तरफ से लिए जा रहे हैं, पर एसओएस इज बीइंग सीन मोर डेस्परेट इन दिस होल बीफ। कई बार डीएचएच में ऐसा देखा गया है कि बीफ होने के जो रीजन हैं वो बहुत ही बचकाने या सेंसलेस होते हैं, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि ये बीफ सिर्फ कंट्रोवर्सी को जबरदस्ती क्रिएट करने के लिए करी जा रही है, जिससे रैपर्स का फैन बेस बढ़ सके और उनके फेम, नेम और व्यूज
मिल सके। एग्जाम्पल सीधे मौत वर्सेस बादशाह, एक्जी वर्सेस कर्मा। कई मजेदार किस्सों में तो यहां तक भी देखा गया है कि कंट्रोवर्सी की बहती गंगा में कोई तीसरा ही रैपर अपने हाथ धोने की कोशिश करता है, जिससे उसे इस कंट्रोवर्सी से बेनिफिट हो इन द फॉर्म ऑफ हाइप, इंक्रीज इन फैन बेस एंड रीच। तो ये चीज भी DHH में यही दर्शाती है कि मोस्ट ऑफ द बीफ इन DHH आर फैब्रिकेटेड एंड डिस ट्रैक्स आर जस्ट बिकमिंग अ बिजनेस मॉडल रादर देन अ सीरियस आर्ट फॉर्म। एग्जाम्पल, इन द बीफ ऑफ एमिवे वर्सेस रफ्तार, मुफाड़ केम इन बिटवीन बाय मेकिंग अ डिस ट्रैक ऑन एमिवे बंटाए, of which he wasn't even a part of that beef. जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि अमेरिका में ज्यादातर रैपर्स इन द अर्ली डेज वर फ्रॉम स्ट्रीट एंड मोस्टली दे वर गैंगस्टर्स। सो व्हेन दे ट्रांसफॉर्म देयर करियर इनटू हिप हॉप आर्टिस्ट, तो वो लोग अपने साथ गैंग कल्चर भी लेके आए। तो जब भी किन्हीं दो आर्टिस्टों के बीच में सीरियस बीफ होती थी, ऐसा देखा गया है मोस्ट ऑफ द टाइम दीज बीफ एंडेड अप इन वायलेंस, स्पेशली इन द अर्ली डेज ऑफ hip hop. As Ice-T quoted, being one of the pioneer in the scene, that this culture was promoted in hip hop so that beefs doesn't escalate into gun violence, and all the things were kept between the rappers in the realm of lyrics and music. अगर हम Ice-T की बात पर गौर करें तो उन्होंने बात तो बहुत सही कही, पर ऑन द ग्राउंड बेसिस इसको इंप्लीमेंट होते हुए नहीं देखा गया, क्योंकि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था जो कि वो फॉलो करें। और हिस्टोरिकली हम देखें तो वी हैव लॉस्ट मैनी ऑफ द OG रैपर्स इन द गन वायलेंस। जिस तरह वहां Ice-T ने स्टेटमेंट दिया था, उसी तरह DHH के एक वेल नोन आर्टिस्ट ने भी एक ऐसा ही स्टेटमेंट दिया जिनका नाम है रफ्तार। यार ये ना इट्स थैंक्स टू हिप हॉप मैन, क्योंकि ये जो कल्चर है हमारा, ये सिखाता ही यही है कि वायलेंस नहीं करना। दिमाग है ना, तो बातों से बात करो, दिमाग से बात करो, जुबान से बात करो, वो सिखाता यही है। उनका ये स्टेटमेंट अमेरिकन हिप हॉप में तो सही है, पर DHH में ये स्टेटमेंट पूरी तरह वैलिड नहीं बैठता है, क्योंकि उसका मेन रीजन है डिफरेंस इन कल्चर। यहां कोई भी रैपर ना ही गैंग कल्चर से आता है और ना ही गन कल्चर का पार्ट रहा है। DHH में हमेशा हिप हॉप एज एन आर्ट फॉर्म देखा गया है, और इसी वजह से आपने इंडियन हिप हॉप सीन में कभी नहीं सुना होगा कि एक हिप हॉप आर्टिस्ट ने दूसरे आर्टिस्ट को हार्म किया हो। तो हमें लगता है कि जब भी कोई आर्टिस्ट या किसी भी तरह का हिप हॉप कंटेंट क्रिएटर ऐसे स्टेटमेंट को कोट करें, तो पूरी तरीके से बताएं कि वेस्ट का हिप हॉप कल्चर सब कॉन्टिनेंट के हिप हॉप कल्चर से कैसे डिफरेंट है। इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से गलत मैसेज हिप हॉप कल्चर के बारे में सोसाइटी में जाता है। जैसा कि ऊपर के क्लिप में हम देख सकते हैं कि DHH के एक एस्टेब्लिश्ड आर्टिस्ट ने यह बात कही कि डिस इसलिए करे जाते हैं क्योंकि वायलेंस ना हो। हाँ, ये बात सही है जैसा कि हमने डिस्कस किया, पर यह बात पूरी तरह वेस्ट हिप हॉप पर सही बैठती है। DHH में इस बात का उतना महत्व नहीं है। एक एस्टैब्लिश्ड DHH आर्टिस्ट इस तरह के स्टेटमेंट को पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं करते हैं, जिसके वजह से कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं। हर छोटी छोटी बात पे डिस ट्रैक बनाना बहुत ही नॉर्मलाइज हो गया है। नए और उभरते रैपर्स इसे नॉर्मल समझते हैं और फिर एज अ बिजनेस मॉडल इसे यूज करने लगते टू गेन सक्सेस बाय शॉर्टकट। DHH में जो नेगेटिविटी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सिर्फ रैपर्स पर ही नहीं डाल सकते हैं। यह शो कि जनता को आदत आर्टिस्ट नहीं लगाई, पर अगर जनता सुनेगी ही नहीं तो आर्टिस्ट बनाना ही बंद कर देंगे। तो कहीं ना कहीं थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम फैंस की भी बनती है एज अ व्यूअर। आप किसी एक आर्टिस्ट के फैन हैं वो अच्छी बात है, पर आप ओवरऑल हिप हॉप के फैन भी बनिए, क्योंकि जब आप हिप हॉप से प्यार करोगे तभी आपको हिप हॉप के एलिमेंट नॉलेज से भी रूबरू होंगे। और जब भी कोई बात, फैक्ट या कोई स्टेटमेंट आपके सामने आएगा तो आप जज कर पाओगे कि ये सही है या गलत। सो जनता, हमने कोशिश करी है कि हम इस टॉपिक के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पहलुओं पर बात करें। होप आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो, और अब हम आपके ऊपर छोड़ते हैं कि आप क्या सोचते हैं। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सो गाइज, हम होप करते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जो भी नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। सो गाइज, हम फिर वापस आएंगे एक बिल्कुल फ्रेश और ऐसे ही कोई नए टॉपिक के साथ। टिल देन, वी आर ज्वाल ब्रदर्स साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय श्री राम।